दूध के दुकानदार हैं जो महंगा दूध बेच रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो अभी तक उस एक्शन के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कमिश्नर साहब की सदारत में जो कमेटी बनाई थी उसने 12,35,900 रुपये का अमाउंट जो है वो एज अ फाइन वसूल किया उन दुकानदारों से, जुर्माने के तौर पर 12,35,900 रुपये। 219 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, 17 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है और 35 दुकानें जो हैं, मिल्क शॉप्स जो हैं, उनको सील किया गया है ताकि इस तरह की मुनाफाखोरी ना की जा सके। हुकूमत सिंध का एक बहुत ही अच्छा इक़दाम जो अभी तक जारी है, जिसका हम पहले ऐलान कर चुके थे, पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ता आटा इस वक्त हुकूमत सिंध फराहम कर रही है और पूरी मीडिया भी विटनेस है और तमाम लोग भी विटनेस हैं कि पूरे सिंध भर में जो 700 सेंटर्स बनाए गए हैं, उन 700 सेंटर्स में दुकानें, स्टॉल्स, दुकानें अलग हैं, स्टॉल्स अलग हैं आटे के, और मुख्तलिफ जगहों पर मोबाइल गाड़ियां खड़ी की हैं जहां से वो सस्ता आटा लोग ले रहे हैं। 65 रुपये फ़ी किलो में इस वक्त आटा सिंध हुकूमत बेच रही है कि जिसको भी ख़रीदना है वो ख़रीद ले, और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये फराहमी जारी। और मैं कहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट का कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सस्ते में सस्ता आटा जो है वो हमारी सिंध हुकूमत सिंध की आवाम को वो फराहम करे, ताकि इस महंगाई के इस दौर में जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा उरूज पर है, उसमें लोगों का जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो होती है अनाज, वो अनाज उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से मुहैया किया जा सके। और इसी मद में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका काफ़ी अर्से से चल रहा है ये, और ये 3 महीने तक गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया था उसको करे। जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं मुकेश कुमार चावला साहब, वो बढ़ चढ़ कर एक एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत आ रही कि जी हमारे इलाके तक जो है उसकी कोई रसाई नहीं है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा भी वहाँ पे गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, और कोशिश की जा रही है कि हर यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है उस आटे की, सस्ते आटे की यकीनी को हुकूमत सिंध वो यकीनी बनाए। इसके साथ जो इस वक्त जो भी, जैसे हमने पहले कहा कि सिंध में इस वक्त इस सैलाब से 786 अमवात हुई हैं। 786 जो अमवात हुई हैं उसमें हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए जो है वो हर उस डिजीज़ ख़ानदान को जिसके घर में जानी नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। हालांकि मैं बात फिर दोबारा रिपीट कर दूं, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, किसी की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन क्योंकि एक कुदरती आफत है, एक अलमिया और एक सानिया है, तो उसमें उन मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर जो है वो इमदाद फराहम की जाए। बिलियंस ऑफ रुपीज़ फेडरल गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को दिए हैं। मुझे एग्जैक्टली फिगर इस वक्त याद नहीं है, मैंने कहीं सुबह को लिखी भी थी, 60 अरब शायद, अच्छा 70 अरब रुपए हुकूमत पूरे पाकिस्तान भर में उन मुतासरीन को दे चुकी है। अगर मेरी फिगर थोड़ी गलत हो गई तो उसके लिए मुझे माजरत, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि 70 अरब रुपए ये जो कोलेशन गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, जो इतना बड़ा अलमिया हुआ है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उन मुतासरीन को दिए हैं। ये प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोग्राम मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तब उन्होंने शुरू किया था, और उनका विज़न यही था कि जब भी एक रूटीन में लोगों को मंथली पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब भी कोई बड़ी आफत आए तो आपके पास वो डेटा मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा कंपाइल होने में बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो हर उस मुतासर फैमिली को 25-25 हज़ार रुपये मिले। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नॉन स्टॉप जो कुक्ड फूड सर्व किया, फिर राशन बैग्स देते रहे। राशन बैग भी सिंध हुकूमत अभी तक मुतासरीन को 17 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को
17 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को हुकूमत सिंध राशन बैग अभी तक दे चुकी है और ये प्रोसेस डे टू डे बेसिस पे जारी है। तो जब अवामी हुकूमतें होती हैं, जब अवाम के वोटों से जीतकर जो हुकूमतें आती हैं, जिनको अपने अवाम का ख्याल होता है और जिनको ये पता होता है कि उनको दोबारा वापस उस अवाम के पास जाना है, तो वो इस तरह के अहम फैसले करती हैं। और स्टेट होती वही है जो मुश्किल हालात में अपने अवाम के साथ खड़ी हो। और हमारे पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इस वक्त कोalition की फेडरल गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, वो इन मुश्किल हालात में अपने सिंध हुकूमत के साथ, अपने सिंध हुकूमत के सिंध में जो ले रहे हैं बासी, उनके साथ हर वक्त हर मुश्किल में खड़े हैं। तो ये थी चंद गुजारिशात जो मैंने कहा कि जी आप मीडिया के आपने जो बताया कि जो घर गिर गए हैं वो नए बनाए जाएंगे या रकम दी जाएगी, ये भी खबर आ रही है कि मुतासिरीन को रकम दी जाएगी। देखिए जी, इसमें दो चीज़ें हैं। फेडरल गवर्नमेंट की राय यही है कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब की उनको रकम दी जाए, लेकिन उसके लिए मॉनिटरिंग बनाएंगे। ये नहीं जी किसी का घर गिरा उसको कैश दे दिया आपने, फिर उसने घर नहीं बनाया तो भी इशू होगा। तो उसके लिए ये होगा कि उसको कैश दिया जाएगा और फिर उस कैश के बाद मॉनिटरिंग टीम्स होंगी और वो भी पार्शली कैश दिया जाएगा कि मॉनिटरिंग टीम होगी कि जी अगर उसने प्लिंथ डाल दी है तो प्लिंथ लेवल तक उसको कितने पैसे रिलीज होने चाहिए, अगर उसने जो मैसनरी कर दी है तो मैसनरी तक कितने पैसे मिलने चाहिए, फिर उसने पहली छत डाल दी है तो उसमें फिर क्या उसको पैसे मिलने चाहिए, उसका पूरा ब्रेकअप बनाया जाएगा। उसके लिए ही जो सिंध हाउसिंग कमेटी, पीपल्स हाउसिंग कमेटी बनाई है, उसका मकसद ही यही है कि उन लोगों को, उन मुतासरीन को पैसे भी मिले और उसके साथ उस चीज़ की प्रॉपर जो है अकाउंटिंग भी होती रहे। अच्छा, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो निकासी आपका है, ठीक है। राइट बैंक में खासतौर पर अभी तक 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक वहाँ कश्तियाँ चल रही हैं, ठीक है। बीमारियाँ फैली हुई हैं और मलेरिया वगैरह ये सारी चीज़ें। इस वक्त मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि आप जितना भी रिलीफ का काम कर रहे हैं, जितने भी ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मीडिया फोकस वही कर रही है कि अभी तक बीमारियाँ फैली हैं, पानी खड़ा हुआ। तो सिंध हुकूमत के पास क्या ऐसी मौसर हिकमत अमली है कि जल्द अज जल्द देखिए जी, इसी नकासी आपको फौरी तौर पर मैंने आपको कहा कि जितनी बड़ी क्लैमिटी थी, जितना बड़ा ये कुदरती आफत थी, और उससे ज़्यादा स्पीड में सिंध हुकूमत ने काम किया है। मैंने आपको कहा कि जी 70% पानी नकासी आप उसकी मुकम्मल हो गई, तो इसका मतलब है कि कुदरती सिंध हुकूमत ने उसको फुली फोकस किया और उसको नकासी आपको मुमकिन बनाया। अच्छा, ये बता दीजिएगा सिंध हाउसिंग कंपनी के लिए कितनी रकम मुख्तत की गई? देखिए जी, इसमें पहले तो डेटा अभी तक कलेक्ट हो रहे हैं। मैंने कहा कि पहले कमेटी बनाई गई है, कमेटी में मैंने आपको बताया 5-6 लोगों की कॉम्पोजिशन है। वो जितना भी लोग उसमें जिनके मुतासर होंगे उनको 100% लोगों को वो पैसे दिए जाएंगे। अच्छा शरीफ साहब, मेरा दो सवाल थे। पहला सवाल तो ये है कि दूध की कीमतों के हवाले से जो आप लोगों ने कर रहे हैं, ये तो हर दफ़ा होता है। दुकानदारों को जुर्माना किया था, दुकानदार इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जो पीछे से मार्केट वाले हैं, आड़ती हैं, वहाँ से दूध महंगा होता है। तो ये दूध फरोश हैं, इनके साथ इनको कंट्रोल करना कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी होती है। उनको बैठ कर उनको कंट्रोल करना डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। कमिश्नर कराची का कहीं कोई किरदार नजर नहीं आता। देखिए जी, अगर फिर वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सवाल तो ये होती है, इस मुताल्लिक थोड़ा बताइएगा कि मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा देखिए। दूसरा सवाल बता दें। दूसरा सवाल ये है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, मुलतवी हुए हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें जो है वो आ रही हैं। क्या एमपीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बल्दियाती निज़ाम के ऊपर जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कहाँ तक पहुँचे हैं? आप लोगों ने एक अमेंडमेंट की समरी भी मूव कर दी है, वो समरी मैं जवाब देता हूँ। के बाद हुई है या? अच्छा, मैं आपको बात बता दूँ। दो बातें हैं। पहले आपका वो मिल्क वाला दे दूँ कि कमिश्नर कराची बिल्कुल मुतहरिक थे, और जो मैं बता रहा हूँ कि 12 लाख समथिंग का जो जुर्माना किया गया, 35 दुकानें सील की गई, 17 लोगों को अरेस्ट किया गया, तो ये अगर वो मुतहरिक ना होते तो ये चीज़ ना होती। दूसरी बात, और वो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, अवामी चीफ मिनिस्टर था, आवाम के वोटों से मुंतखब चीफ मिनिस्टर था, उसको आवाम की एक एक चीज़ का एहसास था। जब आटा महंगा हुआ तो आटे पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सब्सिडी देकर आवाम को 65 रुपये फ़ी किलो आटा दिया जा रहा है। जब दूध महंगा हुआ तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और जहाँ तक आपने पीछे की बात की, डेफिनेटली ये कमिश्नर की गवर्नमेंट की एक प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है, वो असेस करती है कि चले इन्फ्लेशन है तभी चीज़ थोड़ी महंगी हो सकती है,
लेकिन एक हद तक आप महंगी कर सकते हो। फिर उस पर गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है पूरे उस असेसमेंट से कि जी जानवर की फीड कितनी हुई, फिर मिल्क का जो प्रोसेसिंग हुई, फिर मिल्क जो है मार्केट तक आया तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, उसके बाद एक प्राइस असेसमेंट करती है प्राइस कंट्रोल कमेटी। उसके बाद अगर कोई उससे ज़्यादा मुनाफाखोरी करता है या उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है तो उसी पे एक्शन किया। आपका दूसरा सवाल था बल्दियात का, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ यही है, हम चाहते हैं कि किसी के अगर ग्रीवेंसेस हैं, जायज़ ग्रीवेंसेस, उसको ख़त्म किया जाए। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। जो हालिया इंतखाबात हुए जो आपने देखे, उसमें पीपल्स पार्टी ने 2 सीट्स पे फोकस किया हुआ था, एक मलीर की, एक मुल्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी अक्सरियत के साथ, बड़े अच्छे मार्जिन के साथ दोनों सीटें जीती, जिसमें पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त मिली। इमरान खान को जो कि कैंडिडेट था, जो कि कहता था कि जी मैं एक बहुत बड़ा मकबूल लीडर हूँ, ये तो सामने हो गया कि जी पीपल्स पार्टी के सामने इमरान खान कितना मकबूल है। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के चेयरमैन को, पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन को शिकस्त नसीब करवाई। दूसरी बात, बल्दियात की आपने बात की, इन रिजल्ट के बाद डेफिनेटली पीपल्स पार्टी चाहती है कि कल बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, और हमें पता है कि इंशाल्लाह हम कराची में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी उसके सामने, उसके तरफ हम सामने आएंगे। इशू 2 थे, पुलिस का इशू था, फोर्सेस का इशू था। सिंध हुकूमत ने कहा कि जी हम लोग सिंध के देही इलाकों से, बाकी ज़िला से पुलिस को सैलाब की सूरत हाल में, जिसमें 30% ऑफ अभी तक प्रोविंस जो है उसमें पानी मौजूद है, वहाँ पे रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं, वहाँ पे रिलीफ का काम जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे राशन जा रहा है, राशन को सिक्योर किया जाता है कि खुदा न खासा कहीं पे लूट मार ना हो जाए, कहीं पे कोई हुजूम उनको कोई गलत ना हो जाए। कैंप्स को सिक्योर किया जाता है, मेडिकल कैंप्स लगे हुए उनकी सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल में लोग आते हैं उनकी सिक्योरिटी है। तो हमने कहा वहाँ से हम पुलिस नहीं ला सकते। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कहा कि बराए मेहरबानी हमें आप वफाक हमें सिक्योरिटी दे, तो हम इलेक्शन 23 तारीख को कराने के लिए तैयार हैं। पहली बात, अगर वफाक हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसी इलेक्शन को आप 23 तारीख को भले कराएं, लेकिन इसको 2 हिस्सों में कराएं, कि पार्शली आधे कराची में इलेक्शन 23 तारीख को हो जाए और उसके बाद 3 या 4 दिन बाद आप दूसरी डेट दे दें, हम दूसरे इलाकों में करा लेंगे। तो सिंध हुकूमत कहीं पे भी नहीं भागी। जो भी ये प्रोपेगेंडा जमायत इस्लामी या नाम नेहाद पीटीआई वाले कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक है। अगर सिंध हुकूमत तैयार ना होती तो सिंध हुकूमत कहती थी हमें इलेक्शन कराना ही नहीं है। हमने 23 तारीख को इलेक्शन कराने के लिए मना किया ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कल अगर इलेक्शन कमीशन हमें कह दे कि जी आप इलेक्शन कराएं, वी आर रेडी, हम लोग प्रिपेयर हैं। हमारे वर्कर्स ने अपना इलेक्शन वर्क किया हुआ है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं। हम लोग हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते कि ये आइडियल टाइम है कि हम इलेक्शन कराएं, क्योंकि हमने कराची में भी डिलीवर किया है, सिंध के हर ज़िले में डिलीवर किया है। तो हमारी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने उसको पोस्टपोन किया। 15 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा सिंध हुकूमत को वो मुकम्मल तौर पर कबूल होगा। बारी बारी इसके बाद होगा। अभी आपने क्वेश्चन के हवाले से बताया कि किस तरीके से जुर्माने लगाते हैं, उन जुर्मानों से आवाम को तो कोई फायदा नहीं है। अलबत्ता जो दुकानदार जुर्माना देकर आते हैं वो अपनी सेटिंग इतनी बनाकर आते हैं उस पर फुल खुला के देते हैं, दोबारा उसकी तरफ कोई सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा या कमीशन की तरफ से कोई बंदा नहीं जाता, तो आवाम उल्टा और मजीद अजियत में आ जाती है। देखिए जी, मैंने फिगर्स बताई आपको, आप शायद लेट आए, अब अभी आए पहले आपने बताइए, लेकिन मैं कह रहा हूं वो फुल खुला के बेच रहा होता है। अच्छा वो बेच रहा, तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट, 219 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, 35 दुकानें सील की गई हैं, 17 एक बता रहा हूं, 17 आपका सवाल हो गया, 17 लोगों को। अगर ये मेरे भाई का बैठे बैठे सवाल एक आ गया कि वेयर इज कमिश्नर कराची, अगर कमिश्नर कराची मौजूद ना होते, ये एक्शन कमिश्नर कराची ने लिया है, ये किसी चीफ मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ने नहीं लिया है। चीफ मिनिस्टर के कहने पे चीफ मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया, 2 मिनट, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका नोटिस लिया, जिसकी वजह से कमिश्नर कराची ने ये सारा एक्शन लिया।
और उनके एक्शन के नतीजे में ये जुर्माने भी लिए गए। और जाहिर है जब ये जुर्माना एक को होगा तो दूसरा दुकानदार भी होशियार होगा। जी एक जी जी आपने बनाई है प्राइस सेक्रेटरी साहब बजट में लगता है। इस पूरे दिनों में हम कल्चरल पे किसी पे नारा होता है, कोई भी विभाग का मिनिस्टर सेक्रेटरी कहीं नजर नहीं आया तो डिपार्टमेंट है। दूसरा सवाल, हमारे बुजुर्गों ने हमारे गवर्नमेंट बड़ी मेहनत कर रही है विभाग बनाया आर्काइव, और उन्होंने पूरा कहा था कि सिंध सदियों से जो आर्काइव है उसको इकट्ठा किया जाए अंग्रेजों के दौर से। और परसों सिंध के कुछ दामशों ने शिकायत की है कि सिंध के मिनिस्टर सारे जो है उन्होंने आर्काइव अपने हाथ से बनाई है, उस वजह से लाइब्रेरी तक उन्होंने अपना जो है उसका अपना दिया है। आर्काइव पे जो लेखक का रिसर्च का फाइनल का आते थे लोग काम करे वो नहीं होता। अच्छा, पहले आपका सवाल जवाब दे दूं। प्राइस कंट्रोल कमेटी, आप थोड़ा लेट है चांडियो साहब, मैं ये बात कह चुका था कि रेट्स जो भी किसी भी कमोडिटी के फिक्स की जाते हैं वो प्राइस कंट्रोल कमेटी करती है कि जी किसके कितने जायज़ रेट होने चाहिए। अगर रेट इंक्रीज हुआ है, मार्केट में कोई इन्फ्लेशन हुई है, डीजल महंगा हुआ है, बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है, तो चले इसके ये जायज़ पैसे हैं, तो प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रेट्स नोटिफाई किए हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकम्मल तौर पर काम करती है। दूसरा आपका सवाल था आर्काइव्स के हवाले से। आर्काइव्स डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। पहले आर्काइव्स डिपार्टमेंट पार्ट होता था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, फिर आर्काइव डिपार्टमेंट से अलग होकर हो गया कल्चर डिपार्टमेंट में के साथ, और पूरी ज़बरदस्त किस्म की लाइब्रेरी हो रही है, काम हो रही है। मुकम्मल तौर पर उसके रिकॉर्ड को, जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट फंक्शन कर रहा है। और अभी एक नई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आर्काइव्स को मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं। जी आप हाँ, इसके बाद देखिए, सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर काम कर रही है। आपने कहा कि पुलिस का कल एक एहलकार जहाँ भाग हो गया, मैं कहता हूँ पुलिस का वो एहलकार जो डकैती को मुजम्मत करा था वो शहीद हुआ है। और यही है, देखिए जी, कि अगर पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी होती तो ये लोग मुजाहमत नहीं कर रहे होते। पुलिस वाले अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितने अभी बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं, जितने बड़े टेररिज्म के वाक़यात हुए, अभी रिसेंटली जो चाइनीज़ डॉक्टर्स का मर्डर हुआ, उसमें जिस तरह पुलिस ने काम किया, और मैंने वो जो प्रेजेंटेशन उनकी देखी है, मैं सलाम पेश करता हूँ सिंध की पुलिस को कि जितने एक्टिवली उन्होंने उस पूरे केस को डिटेक्ट किया और एक एक चीज़ के उन्होंने सबूत है। मैं काफ़ी चीज़ें मैं देख चुका हूँ। अभी वो केस सब जुडिस है, मैं उस पर अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन जिस चीज़ से उन्होंने उसको पकड़ा है कि ये शख्स कौन था, किस तरह उसको पहचाना है, और उसमें सिंध पुलिस के साथ हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी मुकम्मल ताउन था। और सिंध पुलिस ने, CTD ने, आपके जितने बड़े बड़े केसेस हैं, इससे पहले जो कराची यूनिवर्सिटी वाला वाक़या हुआ वो सिंध पुलिस ने पकड़ा। डेफिनेटली जो बड़े केसेस जितने हो रहे हैं सिंध पुलिस डिटेक्ट कर रही है, जो स्ट्रीट क्रिमिनल के केसेस भी डिटेक्ट कर रही है। और मेरे ख्याल से अभी 1-2 दिन में शायद IG साहब प्रॉपर तरीके से एक इंफॉर्मेशन का एक डिपार्टमेंट पुलिस हेडक्वार्टर में बना रहे हैं, और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की और उन्होंने उस पर अग्री किया, जिस पर उन्होंने काम ऑलमोस्ट कर दिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस कितने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर रही है, कितने लोगों के इनकाउंटर्स हुए हैं, कितनी रिकवरीज हो रही हैं, किस किस चोरी की रिकवरी हुई है, कौन कौन सी मोटरसाइकिल वापस बरामद हुई है, कौन कौन सी गाड़ी वापस बरामद हुई है, कितने मोबाइल फ़ोन्स बरामद हो रहे हैं। वो डेटा डे टू डे पुलिस के पोर्टल पे भी आएगा और मीडिया को भी मीडिया उसका एक्सेस होगा, ताकि मीडिया को पता चले कि हमारी सिंध पुलिस इस वक्त, जिसमें इल्ज़ामात और तोहमतें बहुत लगती हैं, लेकिन वो किस तरीके से वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। एक तरफ से आपने लेट हाथ उठाया। खान साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट, कह रहे भाई हम चढ़ाई भी करेंगे और मार्च भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कह रहे मुझे आप परमिशन दे दें, ये एपोर्टेड हुकूमत को हम हटा के देंगे। इस बारे में देखिए जी, इमरान खान इस वक्त जो सियासत कर रहा है, मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन, अगर आप कुछ सर्वेज देख लें, आप इंटरनेशनल सर्वेज पता नहीं कितने लोग फॉलो करते, मैं कर रहा हूँ उसको, इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन अब कम होती जा रही है। लोगों की आंखें
खुलती जा रही हैं कि ये बहरूपिया शख्स जिसकी कौल और फ़ैल में मुकम्मल तौर पर तजाद है, ये वो बहरूपिया शख्स जो बात एक करता है, तोहमत वो लगाता है, हर चीज़ में वो खुद उस चीज़ में मुलवस निकलता है। मुझे कोई एक चीज़ बता दें, चलें आज मैं ओपन डिबेट कर लेता हूँ उधर, भले टीवी चैनल्स उसको ऑन एयर करें या ना करें, कोई एक ऐसा इल्ज़ाम जो इमरान खान ने अपने किसी मुखालिफ पे लगाया हो और वो काम उसने खुद नहीं किया हो या उस काम में खुद नहीं पकड़ा गया हो। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए मुखालफों पर, मनी लॉन्ड्रिंग में इमरान खान की खुद साबित हुई फॉरेन फंडिंग केस में। इसी इमरान खान ने अपने मुखालफों पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, वो करप्शन के इल्ज़ाम उसके अपने घर से, मैं पार्टी की बात भी नहीं कर रहा हूं, उसके अपने घर से साबित होना शुरू हुए। पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि वो गोगी आंटी का क्या रोल था, फिर उसके साथ दूसरी आंटी जो बनी गाला में बैठी थी उनका क्या रोल था, फिर उसके साथ साथ वो तीसरी आंटी जो सिलाई मशीनों में काम करती थी, बिलियंस ऑफ रुपीस कमाती थी और न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टीज परचेज करती थी, उसका क्या असर था। एक एक केस पाकिस्तान की आवाम ने देखा। जो दूसरों पे मेगा स्कैम्स की बात करते थे, BRT KPK में 7 अरब रुपए की किकबैक्स, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इट इज नॉट NAB, इट इज नॉट FIA, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन की रिपोर्ट थी कि 7 अरब रुपए की सिर्फ और सिर्फ किकबैक्स चली हैं। तो वही शख्स जो सफेद इल्जाम लगाता है चोर डाकुओं के, वही शख्स जो हर इंसान को उसका सिर्फ मैं वो उर्दू में टेक्निकल वर्ड यूज करता हूं, उसका मंजन इसमें बिकता था कि दूसरों को चोर और डाकू कहो और अपनी पॉपुलरिटी बनाओ और लोगों में ये इंप्रेशन दो कि जी मैं एक पाक साफ फरिश्ता हूं, बाकी मेरे सारे मुखालफिन जो हैं वो चोर और डाकू हैं। तो उस शख्स ने कभी आके बताया, एक दफा मुझे बता दें, एक दफा कि जी हां उसने एक तकरीर की हो जी खैबर पख्तूनख्वा की BRT पे जो करप्शन हुई है वो गलत इल्ज़ाम लगाए या सही इल्ज़ाम लगाए। बिलियन ट्री सोनामी के स्कैम सामने आ गए, जितनी दरख्त बताए गए खैबर पख्तूनख्वा में उतनी ज़मीन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। जिस डिस्टेंस में दरख्त लगता है, दरख्त के ऊपर अभी एलिवेटेड दरख्त लग रहे थे, मुझे पता नहीं है कि एक दरख्त फिर उसके ऊपर दरख्त फिर उसके ऊपर दरख्त, लेकिन जो ज़मीन जितनी खैबर पख्तूनख्वा में, वो सर्वेज ने, दुनिया के सर्वेज ने बोला इतने दरख्त हैं, इतनी ज़मीन नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में जितने उसने दरख्त वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के शामिल किए। तो हर चीज़ में इमरान खान बुरी तरीके से एक्सपोज दिन ब दिन होता जा रहा है। वही शख्स कहता था कि मैं बड़ा मेरिट पे प्राइम मिनिस्टर बना, वही शख्स कहता था मैं अपने फैसले खुद करता हूं, मैं आज़ाद हूं अपने फैसले करने के लिए, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। और आज वही शख्स आके कह रहा है कि मुझे अगर असेंबली में बिल पास कराना हो तो मैं कहीं और सिफारिश करता था, मुझे अगर अपने कोई सेनेट की इलेक्शन हो तो मुझे कहीं और रब्ता करना पड़ता था, मुझे अगर मेंबरान को असेंबली में बुलाना हो, अपने उसके PTI के मेंबरान असेंबली में नहीं आते तो उसके लिए भी कहीं और गुजारिश करता था कि मेरे मेंबरान पूरे करके दे दो। तो उसकी डोरियां कहां से चल रही थी इमरान खान की। ये एक पपेट था, एक रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना था, जब उसको बोलते थे स्टैंड अप तो खड़ा हो जाता था। वो नहीं होता बच्चा जमूरा डुगडुगी, आपने तो इक़्तिदार साहब देखी होगी, वो ये एक शख्स डुगडुगी बजा रहा होता है, बंदर नाच रहा होता है। तो इमरान खान का पूरा इक़्तिदार यही था, डुगडुगी यूं बज रही थी और इमरान खान नाचता था। इस शख्स की शक्ल देखकर कोई एक मुल्क कोई 100 रुपये ना दे। इसके दौर में जितने भी चीज़ें हुई वो भी इसको कहीं और से मदद मिली। ये शख्स कहता था ना आप सब लोगों के सामने कि मैं डूब के मर जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, IMF में नहीं जाऊंगा, और वही भीख मांगता रहा पूरी दुनिया में बैठकर, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये मुनाफिक तरीन शख्स है। पाकिस्तान की तारीख में जितना मुनाफिक इमरान खान साबित हुआ है कोई और शख्स नहीं है। मुझे ऐसा कोई एक और लीडर बताया जिसके 100% कॉल और फैल में इतने तादाद मिले हो। तो ये शख्स एक नासूर था, ये शख्स इस पाकिस्तान के लिए कैंसर था। इसने वो चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं जो कि हमारी आइंदा नस्लें भी उनको भुगतना है। जो गाली गलोच का कल्चर इसने सोशल मीडिया पे शुरू किया, जो बदतमीजी का कल्चर इसने शुरू किया, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद नबवी में जिस तरह बैठकर, मतलब इससे पाक जगह मुसलमानों के लिए और कोई नहीं है, और वो लोग आज इसकी वजह से जेलों में पड़े हुए सड़ रहे हैं। वो पाकिस्तानी मासूम लोग
जो इसकी तालीमात के पीछे चले। और यही शख्स अभी कहता है मैं तहरीक चलाऊंगा। मैं कहता हूँ इमरान खान में अगर दम